हेलो ऑलिवर। मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। हम डेली लाइफ में हमारे जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उनको देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि वो बहुत सारी दवाई हाइपरटेंशन की लेते हैं, जिसमें से कईयों का बीपी उनको लेने से कंट्रोल रहता है या कुछ टाइम तक कंट्रोल रहता है, फिर दोबारा से वैसे ही हो जाता है। या कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि दवाई लेने के बावजूद भी बीपी के ऊपर या हार्ट रेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी का थोड़ा सा हम रीज़न देखते हैं कि क्या इसका रीज़न है। देखो, मैक्सिमम पेशेंट जो भी हैं वो फार्मेसी ओरिएंटेड या फिर विदाउट डायग्नोज के बीपी की दवाई खाते हैं। मतलब किसी को बीपी था या घर वालों के लेके खा लेते हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, उनको लगता है कि ये दवाई बीपी कम कर दे। वो बाय चांस किसी का कोइंसिडेंस होता है कि कम कर भी दे, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर उसका बीपी वैसा ही रहने लग जाता है। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हाइपरटेंशन है क्या। हाइपरटेंशन बेसिकली एक आर्टरीज के ऊपर लगने वाला प्रेशर होता है, जो कि हमारी ब्लड वाल्व होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं उनके ऊपर हायर प्रेशर जो लगता है, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। वो प्रेशर जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हमें हाइपरटेंशन का एहसास होता है, जिसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे डीजीनेस होता है, हेडेक होता है, ब्लर विजन हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पर दिखाए भी हैं। और अब टाइप्स की वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की हाइपरटेंशन होती है, लेकिन हम बेसिक सी दो ही डिस्कस करते हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है वो बेसिकली जन्मजात होती है। जन्मजात मतलब किसी माता पिता को पहले हाइपरटेंशन की यानी बीपी बढ़ने की समस्या थी, अब उनको बच्चे को एक टाइम के बाद वो हो जाएगी। और दूसरी सेकेंडरी ये है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसकी कोई स्ट्रेस है या किसी प्रकार का इन्वायरमेंट जो है, वर्क स्ट्रेस भरा इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, या फिर कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट्स हमारी लग गई हैं, या सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा बैठे रहने का काम है, तो उसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं वज़न बढ़ने के साथ तो हमारी हाइपरटेंशन की कंडीशंस हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लेते रहते हैं लोग, लेकिन फिर भी बीपी कम नहीं होता। मेन टॉपिक हमारा यही था। तो उसका रीज़न ये है कि भाई उसके हमें एक्चुअल डायग्नोज नहीं पता होता है। एक्चुअल डायग्नोज बनाने के लिए पहले तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री जाननी होती है कि कहीं उसका जेनेटिक तो नहीं, उनके माता पिता को नहीं थी। दूसरा यह है कि उसको कहीं न जो है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 टाइप 2 तो कोई नहीं है, मतलब उसको डायबिटीज़ तो नहीं है। तीसरा, उसका जो हम चेकअप कराते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल, उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ, जिसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है, यानी आर्टियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि दो कंडीशन है वो हो जाती हैं उसकी वजह से। या फिर कोई ये है कि उसका जो सोडियम का लेवल या जो आयंस का इम्बैलेंस तो नहीं है, या फ्लूइड वॉल्यूम तो नहीं है हमारा जो बढ़ा हुआ है उसमें, तो वो भी हम देखना पड़ता है कि उसकी वजह से हाइपरटेंशन तो नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कंडीशनल हाइपरटेंशन का भी होता है, जैसे बीपी मेजर कराते हैं तो हाइपरटेंशन हो जाती है। फिजियोलॉजिकल भी हाइपरटेंशन का हो जाता है, किसी का बीपी ज़्यादा ही रहता है हमेशा। तो ये बहुत सारी जो है यहाँ पर हमने दिखाए थे कि अलग अलग टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं। तो इनका यही था। अब इसमें कंट्रोल ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि विदाउट डायग्नोज हम ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि जो मार्केट में हम बेसिकली हाइपरटेंशन के नाम से दो तीन दवाइयाँ ही खाते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से जाते हैं तो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो बेसिक से जो गांव में डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर के हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, विदाउट एनी रिपोर्ट, विदाउट एनी डायग्नोज, विदाउट एनी जेनेटिक हिस्ट्री। तो कुछ पेशेंट का उनमें से मान लो 10% 20% का बीपी उससे कंट्रोल हो जाता है, वो कंटिन्यू कर देते हैं उसको खाना, सुबह ले लेते हैं, शाम को ले लेते हैं। लेकिन कुछ केस में कंट्रोल नहीं होता है बीपी, और उनका साइड इफ़ेक्ट भी फिर देखने को मिलता है। थोड़ा सिर भारी होने लगता है, लाइट हेडेडनेस देखने को मिलती है।
तो ये साइड इफ़ेक्ट भी हैं दवाओं के। और मोस्ट कॉमनली हम टेलमिसार्टन, एमलोडिपिन या फिर एटिनोलोल वगैरह का कॉम्बिनेशन ही खाते हैं ज़्यादातर पेशेंट, और वही जो है फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसा जो है, सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी मतलब हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है, तो सबसे पहले तो उसकी पूरी हिस्ट्री हमें बतानी चाहिए कि किसी प्रकार का जो है कोई जेनेटिकली ऐसा नहीं था, या कोई स्ट्रेस भरा इन्वायरमेंट तो नहीं है, क्या काम करता है, उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या कहता है, उसको कोई हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर जो उसका फ्लूड वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा हुआ जिसकी वजह सोडियम का लेवल हमारा कितना है, तो उसमें देखते हैं रिपोर्ट में। तो उनको देख करके जब जो है, कई बार क्या होता है कि हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज की, या डायलेटर्स का यूज किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन वो विदाउट डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। अगर हम सीधा ही कुछ टैबलेट, क्योंकि वो मजबूरी भी हो जाती है, पेशेंट जो है डायग्नोज वगैरह में कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो ये बड़े हॉस्पिटल में इजीली हो सकता है। तो ये भी एक कारण है, मतलब लोग ऑब्जर्वेशन जो है उनका ऐसा है कि भाई बीपी की दवाई ही तो है, तो खा लेंगे तो ठीक है, खानी ही पड़ेगी, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता उसका। एक एक्चुअल आपको जब तक डोज पता नहीं होगी या एक्यूरेट आपका टैबलेट नहीं होगा, तो आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा, और कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और एक कंडीशन ऐसी होती है, कई बार हम बीपी मेजर करते हैं तो देखो, हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी बढ़े रहते हैं, और हार्ट रेट कभी नॉर्मल होती है, कभी बढ़ जाती है। उस केस में एक अलग दवाई यूज होती है। और एक कंडीशन कई बार ऐसी होती है कि डायस्टोलिक प्रेशर हमारा बढ़ जाता है और सिस्टोलिक नॉर्मल रहता है। यह कंडीशन मोस्टली एडल्ट्स के अंदर होती है, पेशेंट्स में जो जिनकी एज ग्रुप ज़्यादा 60 या 50 के, उनमें ये सब नहीं देखना मोस्ट कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। मतलब ऐसा है कि 100 में से 2-4 पेशेंट का ऐसा देखने को मिलता है। तो उस केस में भी जो है मेडिसिन का कुछ अलग चेंजमेंट होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी दवाई उठाए और किसी ने भी खा ली तो बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से बीपी मैक्सिमम पेशेंट्स का कंट्रोल ही नहीं होता है, उनका हाइपरटेंशन हो जाता है। और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट कॉम्प्लिकेशंस तो देखो हैं ही बीपी के, डिमेंशिया हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, और मोस्ट कॉमनली तो पैरालिसिस का ही है, स्ट्रोक हो जाता है। तो क्योंकि रप्चरिंग हो जाती है, ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं, या इस्कीमिया हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेन में, और न्यूरॉन्स की न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी जो है डीजनरेट हो जाती है, इससे मूवमेंट कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, स्ट्रोक होना तो सबसे बड़ा ही है। तो इसलिए मेरा तो यही सजेशन है कि जब भी आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और आपको पता लगता है कि आपका बीपी जो है बढ़ रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करिए जिसको इसके बारे में ठीक ठाक पता हो, बढ़िया, और एक पर्टिकुलर दवाई का ही यूज करें, ना कि बदल बदल के आप दवाई खाएं। तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।